हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 की, दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम अपनी नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिनसे हम ग्लोबली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकते हैं और कम्युनिकेशन भी इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि आप घर बैठे कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी, और आपको उसके लिए उनके पास जाना भी नहीं पड़ेगा। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एनी वे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज used for moving goods and people from one location to another। जैसे हम माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वैसे ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में क्या होता है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। की जो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कार, एयर, बस, प्लेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या होंगे, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। और इसके बीच में एक और एड ऑन हुआ है डेवलपमेंट के बाद, वो हमारा आता है पाइपलाइन की गैस वगैरह की सप्लाई के लिए, या फिर हम बोलेंगे कोई भी ऐसा आयरन ओर है या उसकी कोई स्लरी है उसको हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमारी पाइपलाइन सर्विसेज। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी। और ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कोऑपरेशन एंड असिस्टेंट बिटवीन टू कंट्रीज। कि यहाँ पर क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में जो एसोसिएशन होता है ट्रेड का, वहां पर ये हेल्प करते हैं। दो कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करती हैं, जो भी उनका बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो उसको यूज करती हैं और इजिली मूव करती हैं गुड्स एंड मटेरियल को बिटवीन दीज कंट्रीज। की वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। कि अगर किसी एक कंट्री के पास टेक्नोलॉजी की कमी है लेकिन वहां पर रॉ मटेरियल अच्छा है, तो वो क्या करेगी, दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी लेगी और अपना रॉ मटेरियल दे देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑपरेशन होता है बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन होता है। और ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, कि यहाँ अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें या फिर नेशनल लेवल की बात करें तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कहीं पर भी हो सकता है बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग डिस्टेंसेज, दस ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर। कि अगर आप आईफोन यूज करते हो, इट मीन्स की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप है, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप है कि आप जो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू कंट्रीज इसको कम करके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। एंड बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि यहाँ पर हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड अपने जो गुड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज, कि अगर आप इंडिया में माइग्रेशन का लेवल देखो या फिर हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो तो इतने ज्यादा एयरवेज में ग्रोथ हुई है कि बहुत ज्यादा इंडियंस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज या फिर नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की एक साथ मूवमेंट होती है और यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंसेज है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि एयरवेज जो है वो बहुत ही कम टाइम में आपको जो है वो इजिली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देता है, बहुत कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देता है ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी इजिली ट्रेवल कर सको। ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास आता है रोडवेज, जहां पर हम रोड्स का यूज करते हैं। और यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये रेल ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट कैसे है, तो अब इसमें ये देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट की कम होती है एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। और इनकी जो मेंटेनेंस है वो रेल ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती। लेकिन जो हमारी रेल ट्रांसपोर्ट है को डेली बेसिस पे या प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस चाहिए होती है, ताकि अगर उसमें छोटी सी भी कोई गलती आई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, कि अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, किसी भी एरिया की फिजियोग्राफी की बात करें, तो अगर कोई भी माउंटेनियस एरिया है तो वहां पर रेल ट्रांसपोर्ट को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर रोड्स जो है वो अपना एक तरह से देती हैं उन लोगों को जो माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स
एज सच एज कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। की अगर आप हिमालयन रीजन में भी देखो तो जो हमारी ये शिमला कालका वाली रेल है ये भी सिर्फ शिमला तक जाती है, लेकिन उसके आगे जो और हाई हिल्स, जो हाई ग्रेडियंट स्लोप्स आती हैं, बहुत ज्यादा हमारी स्टीप स्लोप्स आती हैं, वहां पर सिर्फ रोडवेज काम करती है। वहां पर रेल या फिर हमारी एयरवेज जो है उसको हम बना सकते हैं, लेकिन वहां पर रेल जो है वो काम नहीं करती। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि रेल जो है वो एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा चीप रेट्स पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा ट्रांसपोर्ट कर सकती है या ट्रेवल में काम आ सकती है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। की अगर रोडवेज की बात करें तो यहाँ पर आपको डोर टू डोर सर्विस भी मिलती है, लेकिन अगर रेल की बात करें तो वहां पे आपको रेल तक, आपको स्टेशन तक मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टेशन से फिर डायरेक्टली डोर टू डोर सर्विस के लिए रोडवेज का ही यूज करना पड़ेगा। सो वो एक ड्रॉबैक रह जाता है हमारे रेल ट्रांसपोर्ट के लिए। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। कि यहाँ पर जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है बच जाती है, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस जो है वो हम दे सकते हैं। एंड रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर रेल का जो ड्रॉबैक था वो एक तरह से यहाँ पर रोडवेज के लिए एक बेनिफिट बना कि यहाँ पर लोडिंग के पैसे नहीं देने पड़ेंगे या अनलोडिंग के नहीं देने पड़ेंगे, और रेलवेज के बाद भी हमें एट द एंड रोडवेज का ही यूज करना पड़ेगा। के बाद रोडवेज में हमारे पास आती हैं 6 क्लासेस ऑफ रोड्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कि यहाँ पर कितनी ज्यादा कैपेसिटी है इनकी। तो फर्स्ट हमारे पास जो आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज। की यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बनता है, और ये हमारा क्वाड्रिलेटर कहाँ है, एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट होता है दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, और यहाँ पर हमारे पास आता है मुंबई। तो ये एक जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है बहुत ज्यादा फेमस है, और ये 6 लेन सुपर हाईवेज में आता है, और ये नंबर 1 6 लेन सुपर हाईवे है, क्योंकि ये हमारे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट के जो हमारे मेजर सिटीज हैं उनको ज्वाइन करता है। हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। तो यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर जो पूरा हमारा इंडिया को ट्रेवल करते हुए जो हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लिंक आता है, ये जाता है तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक। और वैसे ही एक वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर भी है जो कनेक्ट करता है सिलचर इन असम एंड पोरबंदर इन गुजरात। की यहाँ से लेकर जो असम में हमारे पास सिलचर है, यहाँ से हमारे पास लेकर पूरे गुजरात तक ही आता है, पोरबंदर तक, और ये कनेक्ट करता है हमारे वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर को। और वैसे ही जो हमारा नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है ये आता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। के बाद हमारे पास आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। और नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, ये लिंक करते हैं मेजर सिटीज और एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को, ताकि जो डेवलपमेंट है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो इन मेजर सिटीज में, और जो हमारे दूसरे एरियाज हैं वो भी इनसे लिंक्ड हो। वैसे ही दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कि ये जितने भी हमारे रोडवेज होते हैं, जो हमारे ये नेशनल हाईवेज होते हैं, ये डायरेक्टली मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहां पर आता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। द नेशनल हाईवे 7 बिटवीन वाराणसी एंड कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। कि जो हमारा अगर सबसे लॉन्गेस्ट हमसे हाईवे पूछा जाए तो वो आता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। जिसमें और है कि जो हमारे पास ये माइलस्टोन्स हैं, जो आपने बहुत बार अपने ट्रैवलिंग के टाइम पर देखे होंगे, तो जितने भी ये येलो वाले माइलस्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं, इट मीन्स आप एक नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो। वैसे ही अगर आपको ये ग्रीन कलर का माइलस्टोन दिखे, इट मीन्स आप किसी एक स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और आप किसी 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में चल रहे हो। और वैसे ही जब 2 डिस्ट्रिक्ट के या किसी मेजर सिटीज के बीच की बात आए तो हमारा जो ये माइलस्टोन होता है इसका कलर हो जाता है ब्लैक। और किसी भी रूरल रोड में जहां पर मे बी आपको कच्चा रोड देखने को मिले या मेटल रोड वहां पर ना हो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे रेड कलर के माइलस्टोन जो होते हैं रूरल इंडिया में। स्टेट हाईवेज होते हैं वो रोड्स ऐसे होते हैं जो लिंक करते हैं एक स्टेट की कैपिटल को विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स। कि विद इन द स्टेट हमें ये हाईवेज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कि वहां पर सेंट्रल करते हैं जो हाईवेज होते हैं, लेकिन स्टेट हाईवेज को हमारे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो रोड्स होते हैं वो हमारे कनेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और ये जो होते हैं वो हमारे
जिला परिषद जो है वो मेंटेन करते हैं। एंड अदर रोड्स में हमारे पास आ जाते हैं रूरल रोड्स, जो लिंक करते हैं डिफरेंट रूरल एरियाज और विलेजेस को विद टाउन्स, एंड दीज आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, की जो हमारे रूरल रोड्स हैं वो अदर रोड्स में आ जाते हैं। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम special provisions are made so that the every village in the country is linked to a major town in the city or country by all season motorable road, की यहाँ पर जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहे, इसलिए इन तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के अंडर जो है वो बनाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं मेन हमारे बॉर्डर रोड्स जो होते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो है वो सारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। एंड द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, दीज रोड्स आर एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, की जितना भी हमारा एरिया इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं वहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन रोड्स को मेंटेन करती है, और वहां पर जितने भी हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मूवमेंट होती है उनको मॉनिटर करती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास आता है रेलवेज, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज इन इंडिया, दे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, कि चाहे वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हो चाहे वो हमारे पैसेंजर्स हो, उनको लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करने का जो एक बेनिफिट है वो हमारा देती है रेलवेज। एंड रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज, की बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेज में भी रेलवे जो है वो काम आती है, लेकिन इसका सिर्फ यही एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में इसको हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। एंड इंडिया प्लेज अ रोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रीज में जैसे हमारा कोल ट्रांसपोर्ट होता है या एग्रीकल्चर में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रेलवे से, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लाइफ जो हमारा है जो डिपेंड करता है रेलवेज पे। हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी हमारी रेलवेज पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेलवे नेटवर्क को। उनमें हमारे पास आते हैं फिजियोग्राफी, कि वहां पर जो वहां का टेरेन है, जो फिजियोग्राफी जो फिजिकल फीचर्स है वहां पर कैसे हैं, वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है, और वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की वो वहां पर उसको मेंटेन कैसे करते हैं। द डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क इज हाई इन द नदर्न प्लेस एज कम्पेयर टू द रीजन, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, जो हिली टेरेन है, उसकी वजह से जो हमारा रेलवे है वो वहां पर कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। एंड बिकॉज देन में अगर हम नदर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ पर जो लैंड है वो एक लेवल पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में भी ये एरिया बहुत ज्यादा रिच है। एंड द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, रेलवे ट्रैक्स आर लेड through low hills, gaps or tunnels, therefore is difficult to construct railways line. Indian mountainous region are too unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities. तो यहाँ पर जो है हमारे पास रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, चाहे वो पेनिनसुलर रीजन में हो या फिर हमारे पास हिमालयज हो। हमारे पास आते हैं हमारे डेजर्टिक एरियाज या फिर हमारे स्वैम्प्स एरिया। तो गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा की बात करें या फिर हमारे राजस्थान जो एक डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर भी जो हमारा रेलवे लाइन है उसको कंस्ट्रक्ट करना टफ है, क्योंकि यहाँ पर सैंडी प्लेन होता है, एक लेवल पर प्लेन हमें देखने को नहीं मिलता। पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन इन इंडिया, की जो हमारा नेक्स्ट लेवल पर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया वो हमारे पास है पाइपलाइन। और इसके हमारे पास क्या क्या इन द पास्ट देयर वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, कि पहले पाइपलाइन का काम सिर्फ इतना होता था कि वो सिटीज एंड इंडस्ट्रीज में वाटर सप्लाई करती थी, बट नाउ बाय हम पाइपलाइन का यूज करते हैं वो हम करते हैं ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, कि हमारा सिर्फ वाटर सप्लाई तक ही जो हमारा पाइपलाइन था वो नहीं रहा, अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या फिर नेचुरल गैस हो इनको भी हम रिफाइनरी से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड सॉलिड्स आर कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी, कि कुछ एक ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं स्लरी फॉर्म में और उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस। बिकॉज ऑफ द पाइपलाइंस, रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स को
इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, कि अब हम पाइपलाइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द इंडिया, कि हम सिटीज में भी जो हमारा पाइपलाइन है उसको बना सकते हैं और इजीली हमारे जो रिसोर्सेज है उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम, कि एक बारी जब हम एक बारी पाइपलाइन को डाल देंगे तो हमारे पास कॉस्ट जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट चीज है, कि एक बार तो आपको इनिशियल लेवल पर कॉस्ट लगेगी लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो परमानेंट एक आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी फ्यूल भी डालने की जरूरत नहीं होती। सो इट रूल्स हैं 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, कि हमारे इंडिया में 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन के वो कहाँ कहाँ से हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है असम टू कानपुर, कानपुर हमारा आता है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद ये जाता है हमारा दिग्बोई असम तक, तो ये हमारा आ जाता है पार्ट 1। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारी पाइपलाइन नेटवर्क है वो आता है सलायन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, कि ये जो हमारा नेटवर्क है सलाया इन पंजाब, तो ये हमारा सेकंड पाइपलाइन नेटवर्क है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो है हजीरा, ये कनेक्ट करता है जगदीशपुर इन। ये हमारे आ जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी हमारा पेनिनसुलर इंडिया है वो सारा कवर्ड है विद वाटर। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है उसका जो कोस्टल लाइन है वो अराउंड है 7516 किलोमीटर्स। तो ये जो हमारा एरिया है ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है वाटर के, जहां पर वाटरवेज ही काम करता है। एंड वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड, कि यहाँ पर एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी और बल्की गुड्स को भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने में। नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे वाटरवेज प्रोवाइड करे हैं, तो फर्स्ट हमारे पास आता है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। तो हल्दिया हमारे पास यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल में, और जो हमारे पास इलाहाबाद है वो हमारा आता है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है इसके बीच में ही वाटरवेज जो है ये डेवलप किया गया। और उसके बाद हमारे पास आता है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड डुबरी, तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये सादिया, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाता है बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पर। नंबर पर हमारे पास आता है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, और तो ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास आता है वेस्ट कोस्ट कैनाल, और यहाँ पर हमारे पास है इलाहाबाद एंड हल्दिया वाला जो गंगा रिवर सिस्टम में था, और एक हमारे पास है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये तो हमारी 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और जो हमारा थर्ड है वो हमारा आता है केरला में। है मेजर सी पोर्ट्स की, जहां से सारा ट्रेड जो है या ट्रांसपोर्टेशन है वो किया जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कांडला पोर्ट दैट इज इन गुजरात, और ये जो है वो फर्स्ट पोर्ट है दैट वाज डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कि जैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो हमारा पोर्ट बना था वो हमारा था कांडला, एंड इट वाज डेवलप्ड टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट, एंड कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइड्स आती हैं, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी टाइड्स आती हैं। तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो मुंबई है वहां पर जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ट्रेड की वो थोड़ी कम की जा सके। उसके बाद मुंबई जो है वो हमारा बिगेस्ट पोर्ट है विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, कि हार्बर क्या होता है जो हमारा यहाँ पर कोस्ट पर होता है जहां से सारा अनलोडिंग हो पाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है गोवा विच इट आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, की सबसे ज्यादा आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ द इंडियंस आयरन और एक्सपोर्ट फ्रॉम गोवा पोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो आता है हमारे से एक्सपोर्ट किया जाता है हमारा आयरन और माइन हमारी है कुंद्रेमुख माइंस। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनमें हमारे पास आता है कोची, जो आता है हमारे है टूटीकोरिन इन तमिलनाडु, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग कार्गोज यहाँ पे हमें मिलते हैं, और ये ट्रेड करता है विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड मालदीव्स। नहीं विच इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो हमारे 3 हैं टूटीकोरिन, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये हमारे नेचुरल आर्टिफिशियली मैन मेड है। और उसके बाद इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, की मुंबई के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्ट वो है विशाखापट्टनम विच इज ऑल्सो इन
is the deepest landlocked and well protected port and this port was developed as a port for iron ore exports। की ये जो हमारा पास एरिया है पूरा, ये सारा एरिया जो है वो आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ये जो सारे पोर्ट्स हैं ये मोस्टली आयरन ओर या फिर हमारे डिफरेंट ओर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो विशाखापट्टनम जो हमारा आंध्र प्रदेश में है ये भी बहुत ज्यादा फेमस है फॉर आयरन एक्सपोर्ट। पारादीप पोर्ट जो कि आता है ओडिशा में और ये जो है स्पेशलाइजेज ऑल्सो इन आयरन ओर। और कोलकाता में भी जो हमारा कोलकाता पोर्ट विच इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, तो ये जो हमारे पास पोर्ट है ये एक तरह से इनलैंड है और यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास हुगली रिवर जो है उसको कांस्टेंट ड्रैगिंग चाहिए होती है ताकि यहाँ पर इजिली एक्सपोर्ट किया जा सके। हल्दिया पोर्ट विच इज डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव द ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। की यहाँ पर जब कोलकाता पोर्ट पर हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो यहाँ पर हमने जो है एक और तरह से इनलैंड वाटरवेज बनाया जो हमारा पोर्ट था हल्दिया पोर्ट, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारे वेस्ट बंगाल के लिए और हमारे इंडिया के ट्रेड के लिए। हमारे पास आता है एयरवेज, और एयरवेज हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तो फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक माउंटेन्स, ड्रीडी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड अलोंग ओशियनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज। क्योंकि इसको जो है वो सिर्फ एयर चाहिए, इसको लैंड से कोई लेना देना नहीं है, नीचे चाहे कैसा भी टेरेन हो ये इजिली फ्लाई करके आपको कहीं से भी कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड एयर ट्रेवल हैड मेड इजियर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच हैज बिग रिवर्स, डाइसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां पर एक तो रिलीफ भी आपको साथ नहीं दे रहा, उसके बाद जो हमारे फॉरेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा डेंस है और वहां पर हमारे सारी इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं, होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पर जॉब्स ऑफर करता है और उसी के साथ साथ जो यहाँ से हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो भी होती है, और अगर हम ट्रेड से फॉरेन एक्सचेंज देखें तो वो भी बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो हमारी लाइफलाइन आती है हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए, वो है कम्युनिकेशन, और यहाँ पर हमारे पास दो मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंडिया में। कम्युनिकेशन जब आप पर्सनल लेवल पर किसी को भी लेटर, मेल या टेलीफोन करके जब कम्युनिकेट करते हो, और मास कम्युनिकेशन में क्या कम्युनिकेशन जिसमें आप बहुत लार्ज लेवल पर जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप एक सेंडर हो या कोई एक रिसीवर है तो उसमें आप अपना मैसेज जो है वो बहुत ज्यादा ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। इसमें हमारे पास आता है टेलीविजन, रेडियो, प्रेस एंड फिल्म्स। टाइप्स ऑफ मेल हैंडल्ड बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। की इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो मेल्स को कैसे हैंडल करता है और कितने टाइप की मेल्स होती हैं। फर्स्ट क्लास मेल में हमारे पास आ जाते हैं हमारे कार्ड्स एंड एनवेलप्स जो कि या तो फिर एयरलिफ्ट किए जाते हैं या फिर इनको हम लैंड एंड एयरवेज के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये कैरी करते हैं बाय एयरवेज। हमारे पास आती है उसमें हमारे पास आते हैं बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, और ये कैरी किए जाते हैं बाय लैंड एंड वाटरवेज। ऑफ मास कम्युनिकेशन की मास कम्युनिकेशन के पहले तो वेज क्या है, कैसे हम मास के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है टेलीविजन जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, न्यूज चैनल्स भी मिलते हैं, इन्फॉर्मेटिव चैनल्स भी मिलते हैं जहां पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेट, अगर हम गूगल की बात करें तो यहाँ पर तो आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है बिलबोर्ड्स, तो जहां पर आप एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कर सकते हो या फिर कोई भी स्प्रेड कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स में आप डेली अपडेट्स ले सकते हो, जॉब वैकेंसीज दे सकते हो। वैसे ही रेडियो जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे फार्मर्स के लिए भी क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स होते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया की बात करें तो आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से हमारी बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है, और सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारे फंड्स रेज कर सकते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे नेशनल इकोनॉमी में। एंड दूरदर्शन इज द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। की दूरदर्शन जिसको आज कोई देखता नहीं है लेकिन वो फिर भी लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। की सबसे ज्यादा अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड जो हम करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जब हम एक्सचेंज करते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को, जिस भी कंट्री को जिस चीज की जरूरत होती है वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेता है
और जो भी चीज उसके पास ज्यादा होती है, एक्सेस लेवल में होती है और दूसरी कंट्री को चाहिए होती है, तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसी तरह दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड है, क्योंकि दोनों कंट्रीज में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो रहती है, दोनों कंट्रीज में इक्वल लेवल पर या बहुत सिमिलर लेवल पर डेवलपमेंट जो है वो की जा सकती है। और इंटरनेशनल ट्रेड कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट इन द नेट नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज जो है, हमारे फॉरेन करेंसी है वो आती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है। और लार्ज इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी की। अगर आपकी किसी कंट्री में रॉ मटेरियल की कमी है या फिर टेक्नोलॉजी की कमी है, तो वो टेक्नोलॉजी अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराते हो तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी फायदा होता है। रिलेटेड हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जहां पर डिफरेंस जो है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच में देखा जाता है कि वो बैलेंस्ड है या फिर डेफिशिएंट है या एक्सेसिव है। तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, कि अगर हमारे पास एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होंगे और हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, तो ये जो होती है हमारी एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है, क्योंकि हमने बाहर की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे जो हमने कम सामान खरीदा है लेकिन अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेसिव लेवल पर उनको एक्सपोर्ट की हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास जो इनमें हमारे पास जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव या फिर डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। एंड इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, इट इज नोन एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि ये हमारे नेशन के फेवर में नहीं होता है। एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिगार्डेड गुड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेयर एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज हार्मफुल फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट अगर हम बाहर से ही बहुत सारी चीजें मंगा लेंगे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और उसके बाद जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। इनके बाद हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है जिसको हम बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एज ए ट्रेड, की ट्रेड की तरह से अगर हम इम्पोर्टेंस को देखें तो उसकी इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है। टूरिज्म इन इंडिया अर्न्स ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, कि इंडिया का कल्चर देखने के लिए यहाँ के फॉरेनर्स जो है वो इंडिया में आते हैं, जहां से हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकते हैं। ओवर 2.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर, कि 2.6 मिलियन जब आएंगे वो यहाँ पर अपना जो है वो हम फॉरेन मनी कमा सकते हैं। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, कि एक सिर्फ ट्रेड ही नहीं, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंड टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हमारी स्पेशलिटी होती है किसी भी एक लोकल एरिया में, वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनको भी एक तरह से प्रमोट किया जाता है। और 28 स्टेट्स में हमारे जितने भी इंडिया की फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक तरह से लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। वो विजिट करता है इंडिया में फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। तो अब थोड़े टाइम से ये हुआ है कि जो मेडिकल टूरिज्म है उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी जो सर्जरी की जाती है वो ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। जितना भी हमारा हार्ट से रिलेटेड जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं वो इंडिया के बेस्ट माने गए हैं। राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया ने इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, की ये जो है सारे अट्रैक्शंस है फॉरेन टूरिस्ट के लिए इंडिया में। एंड देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयस, कि माउंट एवरेस्ट के लिए भी या फिर हमारे हिमालय जो हमारे जितने भी रेंजेस हैं इनको देखने के लिए बहुत सारा टूरिज्म जो है अट्रैक्ट होता है। बट ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन दीज हैव नॉट बीन एनकरेज सो फार। अट्रैक्शंस होने की वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है टूरिज्म को ताकि वहां से फॉरेन एक्सचेंज आ सके और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाती है, ब्रांड एम्बेसडर्स बनाती है ताकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करे और यहाँ से हम अपनी जीडीपी में भी शेयर ला सके और टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी हम। पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।